नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज एक बहुत ही ख़ास कार्यक्रम मैं कहूं उसको, या एक वैचारिक बातचीत मैं उसको कहूं, या फिर एक अलग किस्म का युवाओं के साथ संवाद कहूं, मैं खुद तय नहीं कर पा रहा हूं। मध्य प्रदेश की फ़िज़ा इस वक्त पूरी तरह से सियासत में डूबी हुई है, जैसे जलेबी चाशनी में डूबी रहती है, और कहीं गद्दार गूंज रहा है, कहीं बिकाऊ और टिकाऊ गूंज रहा है। लेकिन इसके बीच में एक सवाल मेरे जहन में भी था, हमारे जहन में भी था कि आखिर शहर का बहुत पढ़ा लिखा वो नौजवान तबका सियासत को लेकर क्या सोचता है, मध्य प्रदेश के बाय इलेक्शंस को लेकर क्या सोचता है, क्या उसे मालूम भी है कि कितनी सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है। हम कह तो बड़ी आसानी से देते हैं कि युवा बड़े सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ख़ासतौर से शहर का वो युवा जो बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई करता है या फिर वो मिडिल क्लास या फिर हायर मिडिल क्लास से आता है। तो ये चीज़ हम सोच रहे थे, इसीलिए हमें लगा कि कुछ ऐसी बातचीत हो जिसमें हम युवाओं को उकसा सकें, हम उनको थोड़ा भड़का सकें कि भैया बोलो बोलो, मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो। क्या मुंह में दही जमा लिया आपने? क्या सिर्फ अपने करियर के बारे में ही सोचते हैं? लेकिन इस प्रोग्राम को मैं होस्ट करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो युवा हैं ये सब एंकर हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं इस बातचीत की कमान, क्योंकि मैं भी बहुत उत्सुक हूँ, मैं क्यों हूँ ये सवाल आपके जहन में होगा, तो मैं इसलिए हूँ कि थोड़ा रेफरी की भूमिका भी निभा लूँगा। और कई बार एक्सपर्ट एंकरिंग करते करते ऐसा लगता है कि एक्सपर्ट कब होऊंगा, तो थोड़ा एक्सपर्ट अगर ये लोग मानेंगे तो एक्सपर्ट की भूमिका में हूँ। बहुत समीर, आपका बहुत स्वागत करता हूँ और ये शो आपके लिए ओपन अप करता हूँ कि इसको आप एंकर करें, और मुझे अगर आप चाहें तो एक गेस्ट के तौर पे साथ रख सकते हैं, नहीं तो मैं आपका असिस्टेंट हूँ। ज़रूर। तो जैसा कि शरद जी आपने मुझे जो है बहुत बहुत सम्मान दिया, इतना सारा, थैंक यू सर, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश में अभी उपचुनाव होने वाले हैं, और देश और प्रदेश के जितने युवा हैं, क्योंकि देश के भी बहुत मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर जो हमारे युवा हैं वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं उन्हें, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि क्या वो उन मुद्दों को चुनावी गलियारों तक पहुंचा पाएंगे, क्या किसी भी राजनीतिक पार्टी का वो चुनावी मुद्दा बन पाएगा जो हमारे युवाओं के कुछ मुद्दे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए आज मैं समीप त्रिपाठी आप सभी के समक्ष एक जो चर्चा लेके आ रहा हूँ, जिसका विषय है युवा और राजनीति। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे मित्र बहुत सारे मौजूद हैं, शरद जी के अलावा भी, जैसे कुशाग्र जी, कृति जी, आफरीन जी, मनमीत जी, ये सभी हमारे साथ आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल कुशाग्र जी आपसे है कि जैसा कि मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ, और मैं यही देखता हूँ कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया जो हैंडल्स होते हैं, वहाँ पर युवा इतना सारा आउटरीच, इतना सारा मुद्दों को उठाते हैं, उसके बारे में प्रोटेस्ट करते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं। मगर ऐसा क्यों होता है कि वो बातचीत बस इंस्टाग्राम, फेसबुक या सिर्फ इन्हीं जगहों पे वर्चुअल मीडिया तक ही रह पाती है? ऐसा क्यों नहीं होता है कि वो मुद्दे हमारे राजनीतिक गलियारों तक पहुंच जाएं या वो हमारे नए मुद्दे बने? बताइए कुशाग्र जी। मैं इसमें बस छोटी सी चीज़ ये ऐड करूंगा, क्या आप लोगों की दुनिया सिर्फ वर्चुअल है, रियल नहीं है? देखिए, दुनिया तो सब बदलना चाहते हैं। एक साइकिल चलाने वाले से हवाई जहाज़ में उड़ने वाला आदमी, सब दुनिया बदलना चाहते हैं, बट घर से कदम रखना बहुत कम लोग चाहते हैं। अब युवा पे बात आती है तो ऐसा होता है कि युवा के मन में दो बातें आती हैं कि मेरे एक वोट से क्या अंतर पड़ेगा, कि मेरे वोट करने से कि मैं किसी रिस्पॉन्सिबल इंसान को वोट करूं तो क्या होगा, वो जीतेगा तो नहीं, तो उससे क्या होगा। दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर जैसे कि हम होमवर्क नहीं करते, युवा की एक वो बात है कि हम सोचते हैं कि चुनाव जो हो रहे हैं, पॉलिटिक्स है, इससे हमें डायरेक्टली कोई, इस पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट ये बहुत गलत सोच है। ये सोच अगर बदली जाए, इससे हम डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी दोनों तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं। ये दो चीज़ें जो युवा के दिमाग में रहती है जब पॉलिटिक्स की बात कहीं भी उठती है, और फिर हम इस टॉपिक को इग्नोर भी कर देते हैं। तो क्या नापसंद है आपको राजनीति? सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ जो मुझे नापसंद है वो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश, और जो पैसा लगाया जाता है चुनाव के टाइम पे। जिस देश में इतनी भुखमरी हो, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी हो, उसमें लाखों करोड़ों पैसे अगर चुनाव में बहाए जाएं, ये चीज़ मेरे को देखने में बहुत अटपटी सी लगती है। और फिर मैं चाहता हूँ कि इस प्रथा को तो जब मैं ऊपर आऊँ तो मैं इसे ज़रूर तोड़ूँगा। मुझे लगता है आफरीन, आप, समीर, अगर आप मुझे इजाज़त दें, कैसे बदलेंगे हम इसको?
बदलेंगे कैसे? ठीक है, आपने एक समस्या पकड़ ली, कुशाग्र ने एक समस्या बता दी हमें कि ये प्रॉब्लम है, मैं राजनीति को नापसंद नहीं करता, लेकिन बदलेंगे कैसे? ऐसे किनारे बैठ के पानी देख रहे हैं, कूदना नहीं है उसमें। सर, पॉलिटिकल मैंडेट हर इंसान का या मोटिव बहुत अलग होता है, तो इट डिपेंड्स कि क्या इंसान वो सोच के कर रहा है, क्योंकि इतने करियर मोटिवेटेड हो जाता है इंसान या करियर ड्रिवन हो जाता है कि आप सिस्टम को ब्रेक नहीं कर सकते। आप अगर इंजीनियर के बच्चे हो तो माँ बाप बोलता है कि हाँ मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा IIT बनेगा, मेरा बेटा IIM क्रैक करेगा या बाहर जाके MNCs में काम करेगा। ऐसा थॉट प्रोसेस हमारे से बचपन से होता है। एकदम से कोई आके बोले, हमारा सिर्फ एक काम होता है कि अवेयर रह के सही प्रतिनिधियों को वोट देना, इतना हमारा काम है। ये तो करते हो ना? हाँ, इतना ज़रूर, ये हमारा काम है। इसके अलावा अगर कोई बोले कि आप सिस्टम में घुस के उसको ब्रेक करना या उसको, आई विल नॉट से ब्रेक इज़ अ रॉन्ग वर्ड, ब्रेक गलत वर्ड हो जाएगा, सही करना या मेरे तरफ से जो मैं अपना सही स्टेप्स लगा पाऊँ उस चीज़ के लिए, तो वो एक चीज़ अलग हो जाती है। उसके लिए मुझे पता है कि मेरे 10 साल 25 साल उसमें जाएंगे मेरे व्यक्तित्व को निखारने में, ताकि मुझे लोगों से एक्सेप्टेंस मिले, वैलिडेशन मिले। वो एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है मेरे लिए एज एन इंडिविजुअल, आई एम सेइंग। तो इस पर आफरीन जी, जो आपने, मैं एक सवाल आपसे जो पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्या हुआ जो आपने बोला कि इसमें सैक्रिफाइस बहुत सारा है, क्योंकि राजनीति तो वैसे भी सेल्फलेस सर्विस है, हमारे देश में तो यही माना जाता है कि ये जो है हमारे खुद के लिए नहीं होती है, एक समाज के लिए होती है राजनीति। ये एक बहुत मोटिवेशन ड्रिवन फैक्टर होता है। अगर मैं एमटेक बाद में अपनी पोस्ट PG करती हूँ, बाद में मुझे जॉब नहीं मिलता, ये पर्पस ड्रिवन फैक्टर होता है कि आप क्यों पॉलिटिक्स में आए हो। जैसे लोगों को PhD जॉब नहीं मिल रही, तो एक मोटिव होता है। जब तक आप उस पर्पस, उस कॉज से रिलेट नहीं कर पाते, आप कैसे लोगों से रिलेट कर पाओगे, कैसे लोग आपको वोट देंगे, आपको आपका प्रतिनिधि क्यों चुनेंगे, आप हो कौन। पहले तो बात है आप हो कौन, आप क्या रिप्रेजेंट करते हो, आपकी वैल्यूज़ क्या है, आपका सिस्टम क्या है, वो चीज़ बहुत, और उसके लिए टाइम लगता है। आप एकदम से आके बीच उम्मीदवार नहीं खड़े हो सकते कि हाँ मैं कंटेस्ट करना चाहता हूँ। आपके पास एक वर्क एथिक होना चाहिए, एक सिस्टम ऑफ बिलीव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि आप मनी से मूव ना हो जाओ। अगर आप बोलते हो कि आप सेल्फलेस, जैसे आपने बोला कि सेल्फलेस सर्विस होती है, उस सेल्फलेस सर्विस के लिए अभी मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं सेल्फलेस सर्विस कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो तब तक जब तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कवर अप नहीं हो जाती, मैं कैसे सेल्फलेस सैक्रिफाइस करूँ जो मोटिवेशन ड्रिवन ना हो मनी को लेकर। सो दैट इज़ माई। मनमीत, बिल्कुल सही बात बोली इनने, सेल्फलेस रहना है, पर उससे पहले एक इंसान को राजनीति में जाना है तो उसे अपने घर पे रोटी भी खिलानी है ना, उसके अपने घर का भी ध्यान रखना है, उसे हर चीज़ का ध्यान रखना है। और दूसरी बात आपने बोला संघर्ष, तो मेरे ख्याल से आज मेरी जो पीढ़ी है, जो इसे शहर में जो रहने वाली पीढ़ी है, इनके पास संघर्ष अब काफ़ी कम हो गए हैं। मेरे ख्याल से मेरी पीढ़ी को कम फ़र्क पड़ता है अगर कोई किसान आत्महत्या कर रहा है तो। ये एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि मैं अखबार पढ़ूंगा, पर पर्सनल मेरे पे कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पर पढ़ना चाहिए, बहुत गलत बात है, पढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी सिस्टम का एक हिस्सा हूँ, मेरे को भी उसमें आना है। और इस देश को मैं जब तक अपना नहीं मानूंगा तब तक मैं इसमें बदलाव कैसे करूँगा। हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि ये इंडिया है, यहाँ ऐसा ही होता है, और ये इंडिया है यहाँ ऐसा ही होता है से लेके ये मेरा इंडिया यहाँ ऐसा क्यों होता है तक का सफ़र हमें तय करना है। ये मेरा इंडिया है, मैंने इसे अपनाया है, मैं इसकी गलतियाँ भी सुधारूंगा और मैं इसकी अच्छाइयाँ भी बढ़ाना चाहूँगा। तो मेरे ख्याल से मैं मानूँ आप पॉलिटिक्स में आ सकते, अगर मुझे मौका मिलेगा तो ज़रूर आऊँगा सर। मैं, कौन देगा मौका? मेरे को खुद सड़क पे उतरना कोई नहीं पड़ेगा। देता, कोई मौका नहीं देता पॉलिटिक्स में, मेरे को आपको लड़ना पड़ेगा, फाइट इट आउट। मैं कर रहा हूँ सर, मैं उतर रहा हूँ सड़कों पे। समीर, एक तो मिला हमें कि जो राजनीति में आना चाहता है और वो अपने स्तर पर कोशिश भी कर रहा है। कृति से मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, मेरी बड़ी उत्सुकता है कि हम ऐसा परसेप्शन बनाकर चलते हैं कृति कि आप लोग, आपका जो सर्किल होता है, जो शहरी पढ़ा लिखा युवा है, जो बहुत करियर ओरिएंटेड है, सो कॉल्ड, आप लोगों से बात करके नहीं लग रहा मुझे कि वो देश के बारे में बराबर सोच रहा है, बड़ी खुली राय भी रख रहा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या सच ये ठीक है कि आप लोग बहुत चिंतित होते हैं अपने मध्य प्रदेश को लेकर भी कि किधर जाएगा मध्य प्रदेश? हम सिस्टम का हिस्सा है तो हम यूजुअली बोलते हैं कि ये इनका सिस्टम है, ये देखेंगे। यूजुअली एक यूथ की ये थिंकिंग होती है, पर ये थिंकिंग मेरे हिसाब से थोड़ी सी चेंज होने की ज़रूरत है कि सिस्टम हम सामने पे जब उंगली उठाते हैं कि ये सिस्टम है, इनको देखा जाएगा, उस सिस्टम में हम सब आते हैं। तो मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी कि हमें खुद करना पड़ेगा कुछ, और सिस्टम में एक बड़ा जो बहुत बड़े जगह पे जो बैठे हुए हैं, वहाँ से लेके एक फैमिली का यूनिट तक बहुत बड़ा
बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि मैं एक चीज़ को कोट करना चाहूँगी, अभी पैंडमिक के इशू की वजह से 25% कोर्स जो है वो हटा दिया गया है। तो जो सोशल साइंस का कोर्स मैं जो देख रही थी, उसमें सोशल साइंस का जो कोर्स है उसमें बेसिकली जो राइट्स हैं, जो नेशनलिज्म है, जो डेमोक्रेसी के जो चैप्टर्स हैं वो बेसिकली हटा दिए हैं। हम आज के युवा की बात कर रहे हैं कि वो अवेयर नहीं है या वो अवेयर हमें रहना चाहिए, पर मैं आगे वाली पीढ़ी की बात करना चाहूँगी कि उनको जब उनके राइट्स नहीं पता, उनने वो चीज़ कभी पढ़ी ही नहीं है, तो वो आगे जाके और अटैच कैसे होंगे। हम यहाँ पे बैठे हैं चीज़ों को अटैच करने के लिए, पर हम जो काम कर रहे हैं उसमें मेरे को ज़्यादा ऐसा लगता है कि हम उससे दूर जा रहे हैं कंपैरेटिवली। और एक और चीज़ कि हम करियर ओरिएंटेड होते हैं या हम करियर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हम देश की तरफ नहीं जाना चाहते हैं ज़्यादा, पर हम लोगों को बचपन से तो यही दिया जाता है कि आपको आगे जाके ये करना है, ये करना है। बहुत कम ही पेरेंट्स होते हैं जो किसी को मोटिवेट करते हैं कि हमें आप न्यूज़ देखिए, ये इतनी सीट हैं, ये हमारी तरफ से ये आए हैं, हमें यहाँ पे ये आए हैं, हमें इनसे मिलना है। तो ये बहुत कम होता है कंपैरेटिवली। सब अपने ऑफिसेज में, आप क्या पढ़ रहे हैं, आपका एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है। तो वो बचपन से एक फैमिली यूनिट से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। मैं किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहूँगी, पर मैं एक फैमिली के बेसिस पे बोलना चाहूँगी। एक छोटा सा यूनिट है बहुत बड़े देश का फैमिली, और उस फैमिली में ज़्यादातर कहूँगी मैं, हर फैमिली की बात नहीं कहूँगी, पर ज़्यादातर यही होता है कि आप अपने करियर पर फोकस कीजिए, आप अपनी पढ़ाई देखिए, आपका भी एग्ज़ाम है, चुनाव हैं नहीं है, ये सिर्फ हम वोट देने जाते हैं या एक जगह मिल लेते हैं क्या करना है, सब ये कर रहे हैं, हम भी ये करते हैं, क्योंकि कोई ये भी नहीं बोलता कि मैं ये नहीं जाना चाहूँगी। लगा रही हैं कि सीनियर सिटीजन सेल्फिश हैं, वो आपको स्वार्थी बनाते हैं। नहीं, सीनियर सिटीजन नहीं, मैं एक यूनिट की बात कर रही हूँ। मैं किसी मतलब मैं बेसिक छोटा यूनिट की बात कर रही हूँ। बहुत तार्किक बात है, बहुत रैशनल बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मनमीत जी ने जो कहा कि उन्होंने जो किसान का मुद्दा उठाया कि उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। कृति जी ने जो कहा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें उस तरह मोटिवेट करते ही नहीं है, तो क्योंकि आपकी जो पीढ़ी है वो ही हमारे पेरेंट्स वाली पीढ़ी है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 2 सवाल है मेरे जी। पहला तो ये कि ऐसा क्यों होता है कि हम अपने बच्चों को या आप अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि आप राजनीति से दूर रहिए, राजनीति एक दलदल है, क्यों ऐसा होता है? ये आपका सवाल, और मैं मोहब्बतें का अमिताभ बच्चन हो जाता हूँ अब, क्योंकि आपने मुझे सीनियर सिटीजन तो बता ही दिया है, और जो सच्चाई भी है बढ़ता हूँ उस तरफ बढ़ता हूँ तेज़ी से। हमारी पीढ़ी, जैसा मनमीत ने कहा कि हमारी जनरेशन में स्कूल में भी चुनाव होते थे और कॉलेज में भी चुनाव हमने देखा, लेकिन आपकी जनरेशन में शायद ये नहीं होता। और कैंपस पॉलिटिक्स की हम बात करें तो हम द मोस्ट फेमस या इनफेमस जो भी आप कहें, वो JNU का नाम हम सुनते हैं कि साहब वो आप उससे प्यार करें या आप उससे नफ़रत करें, जो भी हो, वो एक डिबेटेबल इशू हो सकता है, हम उस पर नहीं यहाँ बात कर रहे हैं। लेकिन वहाँ का जो स्टूडेंट है वो राजनीति पर खूब बात करता है, क्योंकि वहाँ अलाउड है या ये उनके साथ चलता एक कल्चर है। मैं ये सोचता हूँ कि क्या हमें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को पॉलिटिकली अवेयर बनाने के लिए वहाँ पर चुनाव की ये जो प्रैक्टिस है, इसको हम कितना और प्योरीफाई कर सकते हैं, करना चाहिए। क्योंकि हमारी जनरेशन को थी तो उससे हमें फ़ायदा होता था, हम राजनेताओं का एक्सपोजर बेहतर देख पाते थे। तो बतौर एक सीनियर जनरेशन के मेंबर के नाते मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शायद आप लोग इस मामले में उतने भाग्यशाली, या मैं क्या कहूँ, दुर्भाग्यशाली भी कहूँ क्या, शायद नहीं है आप लोग। ने जैसे कॉलेज में जो इलेक्शंस होते थे उनकी बात करी, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि तब जो प्रतिनिधि खड़े होते थे उनमें क्या देखा जाता था, क्योंकि आज ये सिनेरियो है कि जो स्कूल में भी पॉलिटिक्स थोड़ी बहुत इलेक्शंस होते हैं और जो कॉलेजेस में भी इलेक्शंस होते हैं उसमें भी मौका उसे ही दिया जाता है जिसकी एकेडमिक्स बहुत स्ट्रांग होती है। उसका ये नहीं देखा जाता कि वो कितना ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करता है, वो कितना योग्य है काम करने के लिए, बट उसकी पढ़ाई, उस चीज़ में भी उसकी पढ़ाई देखी जाती है कि ये इंसान टॉपर है तो इसे मौका मिलना चाहिए। फिर लोगों के पास भी वो क्या कहते हैं, चॉइस नहीं रहती है कि चलिए ठीक है अब हम इसे जानते तो हम इसे वोट देते हैं। कि जैसा कुशागर जी ने कहा कि सिर्फ अच्छे पढ़ने लिखने वाले छात्रों को ही स्कूलों में या कहीं भी उन जगहों पर पहुंचाया जाता है। तो मैं बस आपसे यही पूछना चाहता हूं कि यही आप बोलते हैं कि राजनीति में जो है ख़राब है, तो यहाँ पे तो अच्छे लोग वहाँ तक जा रहे हैं, ऊपर तक जा रहे हैं, लेकिन राजनीति में ख़राब लोग ऊपर जा रहे हैं, तो ये कैसे इंटरप्रेटेड है? एक तो मुझे लगता है कि राजनीति में सब खराब नहीं है, जो आप लोगों का भी परसेप्शन सामने आया है कि जैसे एक सेगमेंट जर्नलिज्म में क्वेश्चनेबल हो सकता है,
फिल्म इंडस्ट्री में हो सकता है, क्रिकेट में हो सकता है, स्पोर्ट्स में हो सकता है, वैसे पॉलिटिक्स में भी एक सेगमेंट है। लेकिन हम ये कहावत बचपन से सुनते आए हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। जैसा मैंने आपसे कहा कि एक्सपोजर होना चाहिए बचपन से, जिससे हम समझ पाते थे। आपने जो सवाल किया कि कौन अच्छा होगा, तो मुझे लगता है हीरो हमेशा हीरो ही होता है, नायक हमेशा नायक ही होता है, चाहे वो अनिल कपूर की फिल्म हो या पॉलिटिक्स का नायक हो। हमारे कॉलेज में भी जब एक नायक आता था, हमारा सीआर बन के, क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन के, तो जो अच्छा होता था कि तेरा होमवर्क भी करा देंगे शरद, परेशान नहीं होना, नहीं कोई, जो गाली नहीं बकता था, जो सिगरेट जिसके मुंह में हमेशा लगी होती थी, जिसको हमने कभी बोतल में धुत नहीं देखा। मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स होते थे, लड़के और लड़की हम लोग, हम उसी नायक को पसंद करते थे जो हमारे दिल के करीब होता था। और जो दादा टाइप होता था कि हमने उसको बहुत रैगिंग लेते हुए देखा है, मारपीट करते हुए देखा है, ऐसे आदमी को हम पसंद नहीं करते थे। मुझे लगता है आज भी नायक के पैरामीटर्स तो यही है। तो मतलब क्या ये कहना सही होगा कि क्लास के जो है, सबसे तो नहीं, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि बोला जाता है कि क्लास के सबसे बदमाश बच्चे को मॉनिटर बनाना चाहिए, तो बदमाश के बजाय जो थोड़ा सा बदमाश हो और थोड़ा सा एकेडमिक्स में अच्छा हो, उसे डिप्लोमेटिक बदमाश हो, डिप्लोमेटिक बदमाश, हाँ ना, डिप्लोमेटिक बदमाश हो कि जिसको जल्दी पकड़ नहीं पाओ आप, तो वो भी चल जाता था और आगे जाके हिट हो जाता था। एक बड़ा अजीब सा सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि अगर आप लोगों को एकदम सडनली मालूम पड़े कि 1 महीने पहले चुनाव के आप में से किसी को टिकट ऑफर कर रही है कोई बड़ी लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? समीर, आपसे भी ये सवाल। जरूर, बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे सर। बात तो यही ना कि आप वहाँ तक आ जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। जहाँ पर बोलते हैं ना कि उनके हमारे सपने शुरू होते हैं, वहाँ पर उनका स्ट्रगल खत्म होता है। बात तो वही होगी ना। आपका एक नेपोटिस्टिक फैमिली चल रही है, पॉलिटिकल एफर्मेशन चल रहा है, अफिलिएशन चल रहा है, बट हम लोग जो अपने काम में इतना, हम लोग वो सिस्टम हायरार्कियल है कि हम उसमें दबे हुए हैं। हम ब्रेक करना भी चाहें तो हमें टाइम नहीं है। अब आई कैन ब्लेम द सिस्टम या मैं विक्टिमाइज कर सकती हूँ खुद को, बट एट द एंड ऑफ द डे इससे कुछ मिला नहीं ना मुझे, ना पब्लिक को, ना किसी को। बहुत अच्छी बात, तो ये बहुत अच्छा। मुझे लग रहा है कि ये आप लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के एक पॉलिटिशियन ये मांग करते थे कि राजनीति में 20% टिकट्स इंटेलेक्चुअल्स के लिए रखना चाहिए, डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए। हालांकि ये मांग उसके आगे नहीं बढ़ी। आडवाणी जी के बारे में भी मैंने सुना है कि वो भी फेवर करते थे। क्या आप सहमत हैं सभी कि ऐसा होना चाहिए? तो शायद डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आप जैसे युवा, जैसे हमारे उच्च सदन में यानी अपर हाउस राज्यसभा में मेंबर्स जाते हैं, हेमा मालिनी जी हैं, जया जी हैं, क्रिकेटर्स हैं, सचिन साहब भी रहे, तो क्या आप फेवर करते हैं कि ऐसा अगर कुछ टिकट सर्टेन इस तरह से तय हों तो आप MBA करते करते विधायक भी हो सकते हैं? बिल्कुल। आपने कहा कि सिस्टम में घुसना किस तरह और क्या है, तो जैसे कि आप अभी कॉलेज में हैं, तो कॉलेज में होते हैं क्लब्स और चैप्टर्स। तो मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, बोलते हुए सुना है कि इन चैप्टर्स वगैरह में ना राजनीति बहुत होती है। तो वो कौन सी राजनीति है जो वो नहीं करना चाहती और आप करना चाहते हैं? डोमिनेंस बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब आपका एक सीनियर होता है, अगर आपको पसंद ही ना करे, आप कितने भी काबिल हो, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब उस इंसान को लुभाने के लिए इतना टाइम चल जाता है कि आप वो काम करना छोड़ जाते हो। तो बात एट द एंड ऑफ द डे तो ये कि ना, कितना अच्छा काम किया उस चीज़ के लिए, आप उस पर्टिकुलर सोसाइटी में हो या रिप्रेजेंट कर रहे हो, कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप एक, अगर आप नेता बनते हो तो आप राष्ट्र का चेहरा हो, राष्ट्र का आप सिम्बलाइज करते हो। जब आप खड़े होते हो पोडियम पे यूनाइटेड नेशंस में, सुषमा स्वराज जी हिंदी में स्पीच दे रही हैं, हम घर से, अरे हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, वो मेरे लिए आइडल लीडर है। अगर आप फीमेल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हो तो कितने चेहरे आपके सामने हैं। फैमिली, मैं बोल रही हूँ सिस्टमैटिक नेपोटिस्टिक फैमिली भी घर की औरतों को आने नहीं देती राजनीति में, और रीजंस आपको पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बात तो ये एक बड़ा सवाल है। कृति, आप क्या रोशनी डालेंगी इस पर? मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ एफरीन जी से कि अभी यहाँ पे बात हो रही है कि यूथ स्टैंड करेगा नहीं करेगा, हमें टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, बट यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि एक औरत के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ खुली है। एक फ़ीमेल के लिए जो अभी स्ट्रगल कर रही है, अभी नया उसने ऑफिस जाना और ये सारी चीज़ें अभी शुरू करी है 1 या 2 पीढ़ी पहले से, अब वो एकदम से राजनीति के बारे में सोचना बहुत दूर का विज़न है मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन से। क्योंकि अभी हम अपनी ही राइट्स से, अपनी खुद की बेसिक लेवल ऑफ राइट और नीड जो हमारी है, हम वहीं पे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो एक राजनीति में जाके किसी को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ा विजन हो जाता है, खुद से ऊपर सोचने वाला एक बहुत बड़ा विजन हो जाता है। उसके लिए काफ़ी एक विजनरी, एक स्ट्रॉन्ग माइंड, जैसा कहा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंड, और कोई कुछ भी कहे मेरा एक ये विजन है, मुझे यही करना, एक वो चीज़ होती है।
आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ आप ये मानते हैं कि लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बराबरी है? चाहे आप ऑफिस में काम करें, पॉलिटिक्स में वो बराबरी नहीं है, ऐसा मानते हैं आप? जवाब तो आपके एक थोड़ा सा स्मर्क सबके आ गया है फेस पे। जवाब सामने है। इक्वल पे गैप हो या वेजेस की बात हो, रिप्रेजेंटेशन की बात हो, कितनी फीमेल सीईओ हैं या वीपी की पोस्ट तक चली जाती हैं? कैसे? बहुत टाइम स्पैन लगा है, उनका सैक्रिफाइस भी गया है। ये सिर्फ घर की बातें या बाहर की बातें नहीं है, आपको बहुत सी चीज़ें लेके कलेक्टिवली चलनी पड़ती हैं कि आपको घर भी संभालना है। मतलब अब बोलो कि एक औरत तो होती है डायनेमिक है, कि मल्टीटास्कर होती है, बट ये चीज़ सबके लिए अपनी टिप्पणी दे सकते कि ऐसा है ये। शरद जी, बिल्कुल समीर, एक चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हम लोगों ने अपने स्कूल्स में पढ़ा था, उस वक्त की महिलाएं जो थीं, क्या वो ज़्यादा रेवोल्यूशनरी थीं या आज की महिलाएं ज़्यादा रेवोल्यूशनरी? मुझे लगता है दोनों बहुत रेवोल्यूशनरी थी, और लेकिन वक्त बहुत बदलता है। जब जैसा आपने जिक्र किया कि कुछ मूवमेंट्स हमारे देश में रहे, जैसे 77 में एक रेवोल्यूशन हमने देखा, हाँ, जिसमें सरकार बदली और लंबे समय बाद कांग्रेस की सरकार बदली, और उसका कारण बने जयप्रकाश नारायण। तो मूवमेंट्स जब भी आते हैं, 2012 में उसकी हल्की सी रिपल्स हमने देखी जब अन्ना हज़ारे दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल और ये सारे लोग बैठे थे दिल्ली में रामलीला मैदान में। तो जब भी इस तरह का कोई मूवमेंट आता है तो मुझे लगता है वो रिपल्स क्रिएट करती है, फिर कृति भी निकल पड़ती हैं, आफरीन भी निकल पड़ती हैं, मनमीत जो लिखते भी हैं, आप ही ने बताया मुझे, बहुत खूबसूरत लिखते भी हैं। मैं चाहूँगा कि अब धीरे धीरे हम कंक्लूजन की तरफ भी बढ़ रहे हैं प्रोग्राम के, तो मनमीत को अगर इस ज़मीन पे कुछ याद आता है तो हम इनकी नज़्म, गज़ल, कविता ज़रूर सुनना चाहेंगे, जो भी हो, व्हाटएवर। लेकिन अभी ओवरऑल इन सारे, तो आपका जो सवाल था कि वो रिवोल्यूशन तब आता है जब हमें लगता है कि बहुत स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि सप्रेशन है, दम घुट रहा है। जैसे मेरी अंतोइनेट कहती थी, जो रानी थी वहाँ की, कि जब उनसे कहा गया कि लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा, ये केक क्यों नहीं खाते? तो जब इस तरह के हालात बनते हैं या कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती है तो क्रांति आकार लेती है। पता नहीं, अभी तो आप लोगों पे एलिगेशन लगता यही है कि आप सिर्फ चाय की प्याले के साथ सिर्फ रेवोल्यूशन लाते हैं और ख़त्म कर देते हैं। मनमीत, अगर किसी में इतनी ताकत है बदलाव लाने की तो वो युवा से बेहतर किसी में नहीं है। हमारे पास सर क्या नहीं है, हम जवान हैं, हम सब कर सकते हैं। हम जिस फील्ड में पैर रख लें उसमें संघर्ष करके आगे बढ़ सकते हैं। बस बात यह है कि थोड़ा इंटरेस्ट जो है हमारा, मेरा भी कभी नहीं था पॉलिटिक्स में, पर अब जैसे मैं चीज़ें पढ़नी शुरू की, मुझे अफेक्ट करी, तो धीरे धीरे मुझे उनसे फ़र्क पड़ना शुरू हुआ। पर सबको नहीं पड़ता है, धीरे धीरे मेरे ख्याल पड़ने लगेगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो मुझे लगता है अब हम कंक्लूड करेंगे समीर, अगर आप इजाज़त दें, क्योंकि वक्त की बंदिश है। तो कोई आपको याद आता हो, कोई आपकी पोइट्री, कोई कविता, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप इस बातचीत से रिलेट कर सकें। और हम सब ये भी उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश भी ये पॉलिटिकल जो टर्मोइल है इस बाई इलेक्शंस के ज़रिए निकलेगा। आप सब भी सहमत हैं और आपके मुस्कुराते चेहरे बता रहे हैं कि आप इससे इत्तेफाक रखते हैं। अगर मनमीत कुछ याद आता हो आपको? 2 लाइन है ऐसी मैं लिखी थी कि कोई भी जब इंसान गलती करता है, मेरा प्रिय अगर मेरा भाई कोई गलती करेगा तो मैं उसे समझाऊंगा। तो ऐसे ही हम मेरे देश के साथ क्यों नहीं कर सकते? वाह, कि हमने तुम्हारी गलतियों को समझाया ही नहीं। जो मैं मेरे देश को कह रहा हूँ कि हमने तुम्हारी गलतियों को समझाया नहीं। ऐसा तो नहीं कि मैंने तुझे अपनाया ही नहीं, मैंने मेरे देश को मेरा कभी समझा, और समझा तो मैं अपनाऊंगा उसकी गलतियों को और फिर आगे बढ़ूंगा उस गलतियों को जो है ठीक करने में। वाह, तो ये ऐसी क्या बात है, मतलब बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कुशाग्र, आप कंक्लूडिंग नोट पे कुछ कहना चाहेंगे? कृति, आपके मन में भी कोई बात हो तो? सर, आज का जो आपने इंटरेस्ट की बात करी कि युवा इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, तो सर मैं ये एक प्रश्न आपसे नहीं अपने नेताओं से रखना चाहूँगा उनके सामने कि आप वो बात कर रहे हैं जो हमारे हित में है, जो हमारा इंटरेस्ट जगाती है। आपने नौकरियों की बात करी, क्या आपने क्लाइमेट चेंज की बात करी, क्या आपने लड़कियों की सेफ्टी के बारे में बात करी? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम ही आपको बता सकते हैं, आप खुद अनुमान ना लगाएं कि हम क्या चाहते हैं। आप हमसे पूछिए, हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म बनाइए और फिर जो देश बढ़ेगा। सर, वही बोलना चाहूँगी कि एक छोटा सा बच्चा है 1 साल का, और उसके सामने आप 1000 का नोट रख दीजिए और एक कुछ सेब रख दीजिए, लाल चमकता हुआ कुछ रख दीजिए, तो वो किस तरफ जाएगा? वो सेब की तरफ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि वो बच्चा उसमें अभी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा। तो मैं इस चीज़ से कंक्लूड करना चाहूँगी कि अगर युवा के लिए
या युवा से इंटरेस्टेड कुछ इंस्पायरिंग चीज़ें होंगी तो युवा डेफिनेटली उसमें इन्वॉल्व भी होगा और सपोर्ट भी करेगा, और कुछ युवा उसमें से उठ के भी आएंगे उसमें ज्वाइन करने के लिए। कमाल है, बहुत सुंदर बात आपने कही है। और समीर साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इस बातचीत को विराम दूँ। दिल तो नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके साथ बैठकर बात करना और एक परसेप्शन जो हमारा था, वो परसेप्शन भी मेरा भी था कि मैं सोचता था कि आप लोग बहुत सुंदर गुड्डे और गुड़िया की तरह कई बार सजे हुए नज़र आते हैं, और आप 28 सीटों के बाई इलेक्शन को ऐसे देखते हैं हिकारत से कि वो होगा, लेट देम, उनको करने दो जो भी कर रहे हैं वो। और मैं आज बहुत भरोसे से ये कह सकता हूँ, आगे हम फिर बैठेंगे, बिल्कुल जल्दी बैठेंगे हम फिर, कि बहुत उज्जवल भविष्य है देश का, क्योंकि आप जैसे युवा हैं। आपको सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाकर आने की ज़रूरत है। समीर, कुछ कहना चाह रहे हो? ज़रूर, बस समीर, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, मेरे मित्र, मैं और ऐसे हमारे जैसे और युवाओं को अगर राजनीतिक पार्टियाँ एक मौका दें, या हम खुद ही अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएं और उन्हें जनता सपोर्ट दे, तो भारत विश्वगुरु ज़रूर बनेगा। क्योंकि वो मंजर ही कितना बढ़िया होगा जब लोकतंत्र के मंदिर में बीटेक ग्रेजुएट्स, MBBS डॉक्टर्स और ऐसे पढ़े लिखे लोग बैठेंगे और चर्चा करेंगे, बहस नहीं, चर्चा करेंगे। अपनी पार्टी बनाए तो स्पोक्समैन मुझे बनाइए ज़रूर। और अंत में अगले संस्करण से पहले के लिए मैं आपको चंद पंक्तियों के साथ छोड़े चले जा रहा हूँ कि बोलने के लिए दिया सिर्फ एक मुंह, सुनने को दिए दो कान प्रिय। के बोलने के लिए दिया एक मुंह, सुनने के लिए दिए दो कान प्रिय। इंसान बनाकर किया उपकार, सोचने को दिया दिमाग प्रिय। तो क्यों मसले हमारे बीच यूं आ गए, तो क्यों मसले हमारे बीच ये सभी आ गए कि कॉपरेशन से कंपटीशन में बदल गया ये समाज प्रिय। क्या बात है। और ये प्रिय का जो रचयिता है ये आप ही प्रतीत होते हैं। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार आपसे हम फिर मिलेंगे। ये चेहरे भी होंगे, कुछ और नए चेहरे भी हो सकते हैं, लेकिन कमाल है आज का युवा। और मैं फिर कहूँगा कि मैं उम्मीद से भरा हुआ हूँ, और आप भी होंगे, कि ये युवा जो बहुत करियर पर फोकस करता है, अपने पेरेंट्स की आकांक्षाओं में रंग भरकर किसी तितली की तरह सफलता के आसमान पर उड़ चलता है, लेकिन इसके मन में पीड़ा है। लेकिन इसको वो टूल्स नहीं मालूम है कि अगर वो राजनीति में आए तो कैसे आए, क्योंकि वहाँ तो नो एंट्री का बैन, नो एंट्री का बोर्ड इनके लिए लगा कर रखा गया, ऐसा प्रतीत होता है। और भी कई सवाल होंगे, आगे बात करते रहेंगे। अपनी रिएक्शंस हमको ज़रूर भेजिएगा इस कार्यक्रम को लेकर। अब हम सभी को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद देखने के लिए इस प्रोग्राम को। नमस्कार।